अरे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट। मतलब एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.5 तक में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे ना, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो फिर देरी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, तो हमारे स्टेटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट ही तो देखा था। तो स्टेटमेंट किसको कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस, यानी सिंपल सा और सीधा सा सेंटेंस जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को हम कह सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 में यही तो देखा था, हमको सेंटेंस दिए रहते थे, हमें पहचान करनी होती थी कि वो सेंटेंस में से बताइए कि कौन से स्टेटमेंट है। तो आप कैसे डिसाइड करते थे, पहले आप देखते थे कि क्या ये सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता था तो फिर हम कहते थे कि हाँ ये है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, फिर अगर कोई स्टेटमेंट, मान लीजिए कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है, तो फिर हम उसकी ट्रुथ वैल्यू बताते थे, यानी वो स्टेटमेंट को पढ़ते थे। फिर अगर वो सही है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू टी हो जाती थी, और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो फिर हम क्या कहते थे कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज हमें यही समझना है कि स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू या तो टी होगा या फिर एफ होगा। अगर वो सही है तो टी, और अगर वो गलत है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, एफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद ना मैं आपको यहाँ पे जो हमने अलग अलग हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे थे, कौन कौन से कनेक्टिव्स की चर्चा हमने करी थी, याद है आप सभी लोगों को। तो आज मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने देखा था दोस्तों एंड वाला कनेक्टिव। ठीक है, जिसका सिंबल कैसा होता है, तो ऐसे होता है। याद है आप सभी लोगों को, याद करो। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख के भी बताते जाती हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे हम कनेक्टिव्स की बात करेंगे। ठीक है, यस, यहाँ पे कनेक्टिव्स की बात करेंगे, यहाँ पे इसके सिंबॉलिक फॉर्म की बात करेंगे। शॉर्ट में पूरा मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, यानी जिन्होंने पहले से पढ़ा है ना, उनको तो फटाफट से सारी चीजें क्लिक होंगी। फिर यहाँ पे हम नेम देखेंगे, नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड, रुको, यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब जो हमने अलग अलग कनेक्टिव देखे थे ना दोस्तों, उनके नाम यहाँ पे, मतलब नाम क्या होते हैं, जैसे कंजक्शन, डिसजंक्शन, फिर कंडीशनल, बाई कंडीशनल, वो। और यहाँ पे हिंट इन ट्रूथ टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल का यहाँ पे हिंट दिया गया। देखो, इसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रूथ टेबल हर एक कनेक्टिव का किस प्रकार से बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम इसका जो निगेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, अलग अलग हमने निगेशन भी तो देखे थे ना प्रॉपरली। आइए अब शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एंड। मैं वापस से लिखती हूँ, रुको। अब इसको लिखने के लिए ना मैं ये रेड पेन का यूज करती हूँ। देखो यहाँ पर मैं तो रेड पेन मैंने लिया था, ये कहाँ से आ गया, आ जाओ। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एंड। एंड का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों को जोड़ा गया है किस प्रकार से, एंड की मदद से। तो आप उसको कैसे लिखोगे, तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों को मैंने एंड की मदद से जोड़ा है, तो मैं कैसे लिखूंगी, पी एंड क्यू। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को हम लोग, कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं, कंजक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सिंबल कैसा होता है, कंजक्शन ही तो होता है ना। इसको क्या कहते हैं, एंड को हम कंजक्शन कहते हैं, याद है कि नहीं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन हम ऐसे करके लिख देंगे, बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड। फिर हम आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, कौन सा हमारा लॉजिकल कनेक्टिव था, और जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ क्या है भाई, इसका नाम है दोस्तों डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन। ओके, हाँ ओके। इसको आप कैसे लिखोगे, पी और क्यू ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आता था, इफ देन। क्या आता था, इफ देन, यानी अगर स्टेटमेंट को इफ देन की मदद से जोड़ा गया है, तो फिर आप समझ जाना कि वहां पे ये वाले सिंबल का हम यूज करेंगे। कौन सा सिंबल का, ऐसा एरो बना देने का। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, पी इंप्लाइज क्यू, ऐसे ही तो पढ़ा करते थे। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंडीशनल कहते हैं, याद है ना आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कंडीशनल। ठीक है, यस, चलो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम क्या कहते थे, बाई कंडीशनल कहा करते थे। ठीक है, देखो, अगर हमारे स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए इफ एंड ओनली इफ का यूज किया गया है, इफ एंड ओनली इफ, बराबर, इफ एंड ओनली इफ, तो हम इस प्रकार से इसको लिखा करते थे, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, और दोनों के बीच में डबल एरो, दोनों तरफ से एरो रहता था। ठीक है, कंडीशनल में क्या होता है कि एक ही तरफ से एरो रहता है, बाकी इसमें बाई कंडीशनल में क्या होता है, दोनों तरफ से। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बाई कंडीशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल। ठीक है, चलो
तो यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको हिंट बताती हूँ, हिंट फॉर ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए हिंट देखो, जैसे अगर मैं एंड की बात करूं यानी कंजक्शन की, तो कंजक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर हमको एक भी एफ दिखता है, एक भी एफ दिखे तो फिर क्या लिखने का एफ, अदरवाइज क्या लिखने का दोस्तों टी। यानी जब दोनों टी रहेंगे ना तभी जाके टी आएगा, वरना मान लीजिए टी एफ है तो एफ आएगा, एफ टी है तो भी एफ आएगा, एफ एफ है तो एफ आएगा ही। लेकिन बस अगर आपको टी टी देखने मिलता है तो फिर आप समझ जाना कि टी हम लिखेंगे। यानी इसके लिए हिंट क्या है कि अगर एक भी एफ दिखे तो क्या लिखने का, एफ लिखने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टी और टी दिखे, अगर आपको टी और टी दिखता है तो समझो कि टी आएगा, वरना बाकी कंडीशन में तो एफ ही आएगा, क्योंकि बाकी कंडीशन ऐसे ही तो बनेगी टी एफ, एफ टी और एफ एफ, तो उस कंडीशन में क्या आएगा बच्चे, एफ आएगा। बाकी अगर दोनों टी टी होते हैं तो टी लिखने का। देखो एंड में आपको ये बात ध्यान में रखनी है, या तो आप ऐसे ध्यान रख लो कि एक भी एफ दिखे तो एफ लिखो वरना फिर टी लिखो, या फिर आप यहाँ पे जो दिया गया इससे आप याद करके रख सकते हो कि अगर दोनों टी है तभी टी लिखना, नहीं तो फिर एफ लिखना। क्लियर। फिर हम डिसजंक्शन की बात करेंगे। डिसजंक्शन में मतलब डिसजंक्शन के लिए हिंट क्या है, तो मेरा हिंट बताती हूँ कि अगर एक भी टी दिखे, एक भी टी दिखे तो टी लिखो, वरना फिर आपको क्या लिखना है, एफ लिखना है। ठीक है, ये मेरा हिंट है। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर एफ और एफ आपको दिखता है यानी दोनों भी एफ है तो फिर एफ लिखो, अदरवाइज टी लिखो। तो दोनों एफ एफ ये एक कंडीशन बनेगा तो फिर हम एफ लिखेंगे, बाकी कंडीशन में तो टी रहेगा ही, टी एफ बनेगा या फिर टी टी या फिर एफ टी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम टी लिखेंगे। बाकी मान लीजिए दोनों भी एफ है, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो फिर उसका फाइनली आंसर क्या आने वाला है, एफ ही आने वाला है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों और का, ये हो गया एंड का। तो एंड के लिए हिंट क्या है कि दोनों टी तो टी लिखना, और के लिए हिंट क्या है, दोनों एफ तो एफ लिखना। ठीक है, अदरवाइज टी लिखेंगे। बराबर। चलो अब हम कंडीशनल की बात करेंगे। तो कंडीशनल के लिए हिंट क्या है दोस्तों, देखो कंडीशनल के लिए हिंट सीधा सा और सिंपल सा है कि अगर टी के बाद एफ दिखे तो एफ लिखो, नहीं तो फिर टी लिखो। ठीक है, तो देखो टी के बाद अगर एफ दिखता है तभी एफ लिखना है, वरना आपको हर कंडीशन में टी लिखना है। अच्छा, आप बोलेंगे अगर एफ एफ हो तो अरे भैया तो भी टी ही आएगा, बस टी के बाद एफ दिखे तब समझो कि एफ लिखना है, नहीं तो फिर टी ही लिखने का। ठीक, क्लियर हुआ। चलो अब हम बाई कंडीशनल की बात करेंगे। तो बाई कंडीशनल के लिए हिंट क्या है कि अगर सेम रहे तो टी लिखो, अलग अलग रहे तो एफ लिखो। ठीक है, देखो जैसे ये भी टी है, बाई कंडीशनल टी, तो फिर हम क्या लिखेंगे भाई, टी लिखेंगे। मान लो ये भी एफ है एंड दिस वन इज ऑल्सो एफ, तो फिर क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। समझे, मतलब अगर सेम रहे तो फिर टी लिखो, नहीं तो एफ लिखना। क्लियर। फिर यहाँ पे हम निगेशन की बात कर लेते हैं। तो डिसजंक्शन में हमने निगेशन क्या देखा था बताइए। जैसे मान लो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, आपको मैं बताती हूँ। देखो हमारे पास ये स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, हमें बताना है दोस्तों इसका निगेशन। क्या बताना है, इसका निगेशन हमको बताना है। तो निगेशन अंदर जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ में हमने देखा भी था, निगेशन अंदर जाएगा और जा करके क्या करेगा भाई, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। निगेशन ऑफ पी ये एंड को बना देगा दोस्तों, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा, मान लो अगर ऐसा है, अब ये जो है ना ये ऐसे है पी और क्यू, अब इसका निगेशन हम लोगों को बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये निगेशन जाएगा अंदर, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और को बना देगा एंड, यानी ऐसे निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देख रहे हो, और था ना तो इसको उसने एंड बना दिया। क्लियर। फिर कंडीशनल के लिए हमने क्या देखा था, कंडीशनल के लिए भी तो हमने देखा था ना कि इसका निगेशन कैसे करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा है पी इंप्लाइज क्यू और फिर यहाँ पे ब्रैकेट और इसका निगेशन हमको बताना है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों उसको एज इट इज लिखने का, फर्स्ट स्टेटमेंट को एज इट इज लिखने का, उसके बाद एंड का साइन, फिर सेकंड स्टेटमेंट का कर देने का निगेशन। वेरी सिंपल। ठीक है, इतना काम बस आप लोगों को कर देना है। फिर बाई कंडीशनल के लिए क्या हमने देखा था, तो बाई कंडीशनल के लिए मैंने आपको प्रॉपरली पूरा कैलकुलेशन करके समझाया था। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे है कि पी डबल इम्प्लाइज क्यू, रुको पी मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे जगह लेती हूँ। देखिए आ जाओ यहाँ पे देखो ऐसे है P बाई कंडीशनल Q। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे P इम्प्लाइज Q। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों एंड, फिर यहाँ पे Q इम्प्लाइज P। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। हमें क्या करना है बच्चों, इसका निगेशन हम लोगों को बताना है, यानी कि यहाँ पे निगेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, निगेशन आएगा। तो जब निगेशन अंदर जाएगा, देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से, पूरा अच्छे से मैं समझा ही देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सुंदर लिख के देखो, पहले ध्यान से देखना। P यहाँ पे बाई कंडीशनल Q ऐसे करके था, तो इसको हम ना तोड़ेंगे। पहली बात तो तोड़ेंगे तो P एंड Q आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर किसका साइन आएगा भाई, एंड का। देन यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों Q
इम्प्लाइज पी, ठीक है, ऐसे करके आएगा। हमें क्या चाहिए, इसका निगेशन चाहिए, मतलब इसका निगेशन चाहिए, समझ रहे हो, इसका निगेशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, बस यहाँ पे निगेशन, तो इसका भी हम निगेशन कर देंगे, ध्यान से देखना। तो अब देखो दोस्तों होगा क्या, निगेशन जब अंदर जाएगा, पहले सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या अभी ना हम लगाएंगे दोस्तों कंजक्शन वाला रूल, ठीक है, निगेशन का कंजक्शन वाला रूल, ठीक है। तो जब मान लो ये हमारा एक पूरा स्टेटमेंट है और ये एक पूरा स्टेटमेंट है, बराबर, तो जब इसमें निगेशन वाला रूल लगाओगे तो क्या होगा, देखो कंजक्शन वाला रूल लगाओगे तो क्या होगा, निगेशन जाएगा इसके पास भी, इसके पास भी, और ये एंड को बना देगा और, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, फिर ये एंड को क्या बना देगा और, देन निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है। बाकी अभी हमने ये इम्प्लीकेशन का तो निगेशन देखा, ये बताओ क्या होता है इसका निगेशन हम करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड करके सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन कर देना, ठीक है, देखा था ना यहाँ पर। फिर से वही पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड करके सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन कर देना। तो देखो दोस्तों इसका निगेशन क्या आएगा, तो इसका निगेशन ये आ जाएगा, आज मैं इधर लिख के बता देती हूँ। देखो यहाँ पर आएगा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये निगेशन है, ठीक, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और उसके बाद क्यू एंड निगेशन ऑफ पी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन करके बता दिया, वैसे भी आप याद करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये था ट्रुथ टेबल के बारे में, आई होप सो समझ में आ गया होगा। सब कुछ हमने देख लिया, ट्रुथ टेबल भी देख लिया, निगेशन भी देख लिया, एक साथ ही हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया, सारे हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स भी देख लिए। बाकी निगेशन का तो आपको पता ही है, पी का निगेशन मतलब पी का निगेशन, जैसे मान लो कोई हमारे पास स्टेटमेंट है जिसका ट्रुथ वैल्यू टी है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा एफ, अगर एफ है तो टी हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और बातें समझाती हूँ। किसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कंटिंजेंसी, फिर हमने पढ़ा था टोटोलॉजी, राइट, तो उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर समझो, इन द ट्रुथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, यानी आपके पास कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया और उसका ट्रुथ टेबल जब हम बना रहे हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो लास्ट वाला कॉलम है, अगर उसके सारे के सारे एंट्रीज, मतलब लास्ट वाले कॉलम में सारी एंट्रीज क्या होती है, टी होती है, तो फिर हम उस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहते हैं दोस्तों, टोटोलॉजी। याद है ना, सब कुछ टी रहेगा, ये भी टी, ये भी टी, एवरीथिंग इज टी, देन आप क्या कहोगे, टोटोलॉजी, ठीक है। और अगर सब कुछ एफ रहता है, यानी सब के सब एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। बताइए क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों मिक्सअप करके हुआ, टी एफ फिर जाके यहाँ पे एफ उसके बाद टी, मतलब मिक्सअप करके हुआ, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, कंटिंजेंसी कहेंगे, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल हम बना रहे हैं और लास्ट वाले कॉलम में सारी एंट्रीज टी है, तो फिर स्टेटमेंट पैटर्न को कहने का टोटोलॉजी। और अगर सारे के सारे ट्रुथ वैल्यूज क्या है बच्चे, एफ है, तो फिर हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर दोनों का मिक्सअप है, देखो इन द ट्रुथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इफ सम एंट्रीज आर टी एंड सम आर एफ, कुछ तो टी है कुछ तो एफ है, देन इट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। तो फिर उसको क्या कहा जाता है बच्चे, कंटिंजेंसी कहा जाता है, ठीक है, याद हो गया। चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद मैं आपको क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। हमने देखा था यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। तो आज हम ध्यान देते हैं। देखो पहली बात, ये जो हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इसका सिंबल कैसा होता है, तो उल्टा ए, ये देखो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, यानी जब सारी के सारे वैल्यूज क्या करेंगे, दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, बराबर, तो फिर वहां पे आप ये वाले सिंबल का यूज करोगे, बराबर। और फिर उसके बाद हमने ये वाला ये क्वांटिफायर देखा था दोस्तों, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका हम यूज कब करते हैं, जब मान लीजिए कोई आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें ना मतलब कोई सेट भी दिया गया है, उसके मतलब एक सेट भी दिया गया है, क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे तो आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर उस सेट के कुछ ही वैल्यूज, मतलब सारे के सारे वैल्यूज नहीं, कुछ वैल्यूज ही अगर दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज करोगे, ठीक है। इसका सिंबल कैसा होता है बच्चे, ऐसा सिंबल होता है, उल्टा ई, मतलब ई लिख के पलट देने का, ठीक है। इसको हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखो देयर एग्जिस्ट कहाँ गया, फॉर वन, उसके बाद फॉर सम, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। ये है बच्चे हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जब सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करती है तो ये यूज होता है, जब कुछ वैल्यूज से सेटिस्फाई करती है तब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ दोस्तों, क्या बताऊंगी, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। और आपको मैं क्या बताने वाली हूँ, चलो पहले ये चीज बता देती हूँ। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट तो मैं बताऊंगी ही, है ना, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पहले ना मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, कन्वर्स इनवर्स
इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो हमने देखा था, ठीक है। तो याद है आप सभी लोगों को, पहली बात तो ये जान लो कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जब भी आपसे पूछेगा तो कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पूछेगा, इतनी बात तो अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या है दोस्तों, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q। अब इसका हम लोगों को बताना है दोस्तों कन्वर्स। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, देखो Q को आगे कर देना, P को पीछे कर देना। लो भैया ये है इसका कन्वर्स। क्या है दोस्तों, ये इसका कन्वर्स है। इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स में हमें क्या करना है, इसको ऐसे रहने देना, बस दोनों के पास ना निगेशन भेज देना। देखो यहाँ पे P इंप्लाइज Q है, लेकिन बस हमने क्या किया, इनवर्स के लिए दोनों के पास निगेशन भेज दिया, ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, तो देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में अदला बदली भी होती है एज वेल एज निगेशन भी दोनों के पास जाता है, यानी Q पहले आ जाएगा, P बाद में आएगा और निगेशन दोनों के पास चला जाएगा। तो ये है बच्चे हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये है कन्वर्स, ये है इनवर्स। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस प्रकार से बताया जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें हमने कई प्रकार के लॉज देखे थे। तो इन लॉज को हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों मैं क्या करने वाली हूँ, जो हमारे इंपॉर्टेंट लॉज है, यानी जो हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं रेगुलरली, पहले मैं आपको वो सारे लॉज बताऊंगी, फिर उसके बाद जो बचे हुए लॉज है वो बता दूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ से इसकी शुरुआत करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है ना, जिसमें हम क्या किया करते थे, अदला बदली। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर है P और Q, तो हमने इसको ऐसे घुमा के भी लिख सकते हैं, Q को पहले लिख दिया, P को बाद में लिख दिया, चलेगा। ये कौन सा लॉ है भाई, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देख लो P एंड P अगर ऐसे करके है तो हम इसको Q एंड P ऐसे करके लिख सकते हैं। तो कौन सा लॉ है दोस्तों, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। और के केस में भी, एंड के केस में भी आप ऐसे कर सकते हो, अदला बदली करके लिख सकते हो, ठीक है। पहला लॉ क्लियर है, और ये लॉ बहुत जगह यूज होता है, हमने क्वेश्चन में यूज भी किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको तो याद रखना। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक और लॉ हम यूज करते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। याद आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ का भी हम यूज किया करते थे फॉर ग्रुपिंग, है ना। देखो जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे कुछ है P एंड Q एंड R, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो P एंड Q एंड R है ना, तो अब हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, या तो हम P एंड Q को एक साथ रखें या फिर Q एंड R को एक साथ रखें, हमारी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। देखो आपने इसको ऐसे लिख सकते हो, Q एंड R को आपने एक साथ रख दिया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि P एंड Q को एक साथ रख दिया, R को अकेला कर दिया, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करने वाला लॉ है। देखो ये तो हमने एंड का केस में देखा, और के केस में भी ऐसा होता है क्या, अरे हाँ भाई होता है, और के केस में भी होता है। देखो ना P और Q इसको हमने एक साथ कर दिया, या R को अकेला कर दिया, या फिर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि Q और R को एक साथ रख दो, बाकी ये जो P है इसको अकेले कर दो, ठीक है। चलो ये लॉ भी हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार हमने इसका यूज किया है क्वेश्चंस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लॉ। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा है कि P एंड, रुको, हाँ यहाँ पर देखिए P एंड, फिर ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों Q और R। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो P एंड है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी ये दोनों के पास जाएगा। देखो ऐसे P एंड किसके पास जाएगा, Q के पास भी जाएगा, और देखो और कहाँ से आया, ये वाला और, दिख रहे हो यहाँ पे जो और था वो आ गया। उसके बाद ये जो P है ना दोस्तों, ये R को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P एंड R ऐसे करके, क्लियर, समझा। P को हमने क्या किया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, P एंड को, ठीक है। यहाँ पर देखो और के केस में भी ऐसे होता है, और है यहाँ पे Q एंड R ऐसे करके है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं P और को। तो देखो P और यहाँ पे क्या है Q, तो मैंने Q लिख दिया, एंड करके, देखो एंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ये जो बीच वाला है, फिर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों P और R, क्लियर। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। हमने कहा ठीक है डी मॉर्गन्स लॉ भी हम समझ लेंगे, ये कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं, देखो अब ये जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, वही जो हमने निगेशन देखा था ना, कंजक्शन और डिसजंक्शन का, उसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, डी मॉर्गन्स लॉ भी हम जरा समझ लेते हैं भाई। डी मॉर्गन्स लॉ, ये लॉ हमको क्या कहता है, देखो भाई ये हमको ये कहता है, जैसे मान लो यहाँ पे है P एंड Q और इसका निगेशन हमको करना है, निगेशन अंदर जाएगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और सुनो यहाँ पर जो हमारा एंड है ना वो बन जाएगा दोस्तों और, ठीक है। ऐसे करके क्या बनेगा भाई, और बनेगा, ठीक, क्लियर हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन देख लो, मान लो अगर डिसजंक्शन है P डिसजंक्शन Q, देन अगेन वही निगेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और का ये बना देगा बच्चे एंड, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, इसका भी हम यूज कर रहे थे, है ना, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ तो आप सभी लोग जानते हो, है ना, याद है ना। देखो मान लो यहाँ पे P एंड T, तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, P आएगा। क्यों P आएगा मैं बताती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे T एंड
पी, ठीक है। तो एंड में क्या होता है, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का, बराबर। तो जो हमारा फाइनली आंसर है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर पी टी हुआ तो टी आएगा, अगर ये एफ हुआ तो एफ आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे पी लिखा है, समझे। अच्छा, अब मान लो अगर ऐसे है कि पी एंड एफ, तो फिर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो फिर इसका डायरेक्टली आंसर एफ आएगा। क्यों एफ आएगा, क्योंकि देखो आपको बता रही हूँ, अगर ये टी हो एफ हो, इससे मतलब कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। अगर ये टी है तो भी एफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑलरेडी दे दिया है। अगर ये सुनो, अगर ये टी होगा तो भी एफ आएगा, अगर ये एफ होगा तो भी एफ ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मान लो पी और एफ है, तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी के ऊपर। अगर पी टी हुआ तो टी आएगा, अगर पी एफ हुआ तो एफ आएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग पी, क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, पी। फिर पी और टी है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे, बिकॉज ये टी आ गया ना, तो पी टी होने दो एफ होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो टी ही आएगा। तो ये है दोस्तों हमारा आइडेंटिटी लॉ। एंड देन अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ की। तो अभी ये भैया कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, इसका भी हम यूज कर रहे थे कई बार, है ना। देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, और हाँ बस इतने ही लॉज ज्यादातर करके हमने यूज किए हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो ऐसा है पी एंड निगेशन ऑफ पी। एंड में क्या होता है, एक भी एफ दिखे तो एफ लिखो। तो अगर ये टी होगा तो ये एफ होगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, एफ आएगा। अगर ये एफ है ये टी होगा, है ना, क्योंकि ये उसी का निगेशन है, तो भी आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। यानी दोनों ही कंडीशंस में एफ आने वाला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों एफ, क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक, क्लियर, ओके। फिर टी और निगेशन ऑफ पी, आंसर के क्या आएगा बताओ, और दिया है मतलब टी आएगा, वेरी सिंपल, यहाँ पे हम लिख देंगे टी, बस इसमें आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर चलो इतने लॉज हमने देख लिए। तो ये जो मैंने आपको लॉज बताए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लॉज तो इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चंस के अंदर हमने इन्हीं लॉज के यूज करे थे, ठीक है। बाकी इनके अलावा और भी लॉज हैं तो ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको याद नहीं करते हो फिर भी चल जाएगा। अगेन ये कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ भी याद कर लेना, ठीक है। चलो आइडेम्पोटेंट लॉ, इसका तो हमने मुझे याद मतलब हमने इसका यूज करा ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, मे भी आगे यूज हो जाए बट अभी तक तो हुआ नहीं, है ना। चलो P एंड P बोलो क्या होता है, P होता है, P एंड और P और P क्या होता है बच्चे, P होता है। ये है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। चलो हो गया। हाँ अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ की, ठीक है। इसका तो मतलब यूज कहीं पे हमने नहीं किया था, फिर भी अभी टेक्स्ट बुक में दिया है आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, देखो P और यहाँ पर है बच्चे P एंड Q, तो ये इसका फाइनली आंसर P लिखोगे। ये जो स्टेटमेंट P है ना इसे आपको लिख देना है, बराबर। फिर उसके बाद मान लो P एंड यहाँ पर आता है हमारा P और Q, तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या लिखने का, P लिखने का। यानी P और ये आता है तो फिर P आएगा, फिर P एंड उसके बाद P और Q आता है तो फिर P लिखने का, ठीक है। ये है बच्चे आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। फिर कंडीशनल लॉ तो हम सभी को मालूम है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट लॉज हैं। तो अब मैं इनको लिखने वाली हूँ कौन से पेन से, इसी पेन से, जो इंपॉर्टेंट वाले है ना, मतलब जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। तो उसको मैंने ये ब्लू पेन से लिखा है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या है दोस्तों, P इम्प्लाइज Q है, तो इसका क्या करोगे मैं बताती हूँ। देखो पहले वाले का निगेशन करना और लिख के सेकेंड स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देना। फिर बाई कंडीशनल लॉ की हम बात कर लेते हैं भाई, बाई कंडीशनल लॉ। बाई कंडीशनल लॉ हमको क्या कहता है, ये कहता है जैसे मान लो P डबल इम्प्लीकेशन Q इस प्रकार से है, तो आप क्या लिखोगे, P इम्प्लाइज Q, मतलब इसको हम सबसे पहले तोड़ रहे हैं, ठीक। अब इसका निगेशन हमको निगेशन नहीं, हमें क्या करना है, इसको ये लॉ हम सीख रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको तोड़ दिया, यही है बाई कंडीशनल लॉ। पहले P इम्प्लाइज Q लिखा और Q इम्प्लाइज P लिखा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, देखो अभी हमने देखा था कि ये जो कंडीशनल होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आएगा पहले स्टेटमेंट का निगेशन और करके सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, फिर ये एंड का तो एंड ही रहेगा, राइट। फिर पहले स्टेटमेंट का निगेशन सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, तो ये है दोस्तों आपका बाई कंडीशनल लॉ। तो ये सारे लॉज आपको मेरे ख्याल से याद होंगे ही, क्योंकि कई बार हमने इसका क्वेश्चंस में यूज किया था, क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तब, तो पक्का आपको याद तो हो ही गया होगा, ठीक है ना। चलो तो ये भी हमने रिवाइज कर लिया। अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं दोस्तों स्विचिंग सर्किट के ऊपर। अब स्विचिंग सर्किट में भी हमने देखा था, मतलब दो चीजें हमने देखी थी यहाँ पे, एंड और का यूज, ठीक है। कैसे होगा आओ जरा समझते हैं। तो देखो दोस्तों ये है हमारा स्विचिंग सर्किट, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। S1 को आप हमेशा इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो P मतलब स्विच S1, ठीक है, Q यानी कि S2, फिर R मतलब देखिए R यानी
S3, ठीक, हाँ यहाँ तक समझ गए। निगेशन ऑफ P यानी S1 का डैश, निगेशन ऑफ Q मतलब S2 का डैश, और निगेशन ऑफ R यानी S3 का डैश। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, हाँ चलो यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। अब आगे का बताओ भाई, आगे का क्या होगा। तो देखो दोस्तों, आगे का ऐसे हो जाएगा जैसे स्विचेस इन सीरीज। जब हमारे स्विचेस सीरीज में होते हैं तो उनको हम कैसे दिखाते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं एंड का। किसका यूज करते हैं भाई, एंड का यूज करते हैं। यानी अगर मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंबॉलिक फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया ना, क्या बताया, S1 का मतलब P, तो यहाँ पे क्या है P, ये S1 यानी क्या हो जाएगा P, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P। फिर ये सीरीज में रहेंगे तो एंड का यूज करना, फिर S2 है, S2 का मतलब Q। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर हुआ, सीरीज में रहेंगे तो एंड का यूज करने का। अच्छा, अगर पैरेलल रहेंगे तब, तो पैरेलल रहेंगे तो मैं बता रही हूँ ना, क्यों चिंता करते, जब पैरेलल रहेंगे ना तो हम यूज करेंगे दोस्तों और का। किसका, और का। देखो ऐसे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये हमारा P है, मैंने P लिख दिया, फिर और उसके बाद Q लिख दिया, क्योंकि S1 P है, S2 क्या है, Q। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ इनपुट आउटपुट टेबल, जिसको ये भी कहा जाता है दोस्तों स्विचिंग टेबल, ठीक है। क्या कहते हैं, स्विचिंग टेबल भी कहते हैं। तो इसका जो अनदर नेम है ये भी मैं इधर लिखना चाहती हूँ, स्विचिंग टेबल, क्योंकि एग्जाम में ना कुछ भी दे सकता है, इनपुट आउटपुट टेबल कहेगा या फिर स्विचिंग टेबल कहेगा। तो दोनों भी पढ़ के रखो ताकि आप कंफ्यूज मत हो, वरना मान लो आपने पढ़ा है बस इनपुट आउटपुट टेबल और आ गया लिख के स्विचिंग टेबल, अब आप सोचते बैठोगे कि स्विचिंग टेबल क्या है, इसलिए दोनों याद करके रखो, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, यहाँ से बस इतनी सी बात है। जैसे मान लो हमारे पास स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट Q है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है P एंड Q, और हमें बताना है बच्चे P और Q, ठीक है। तो देखो जब सर्किट की बात आती है ना तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है। जैसे पहले हम क्या किया करते थे, T और F का यूज किया करते थे, ठीक है, T और F। तो अभी सर्किट में हम क्या करेंगे, T का मतलब 1 होगा और F का मतलब क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है ना, तो क्या होगा, जब दो स्टेटमेंट होते थे 2 बार T आता था, 2 बार F आता था। तो अब क्या होगा, T की जगह पे 1 1 आ जाएगा और F की जगह पे क्या आएगा बच्चे, 0 0, ठीक है। यहाँ पे एक बार T एक बार F, यानी कि एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 0। एंड में क्या होता है, एक भी 1 दिखे तो एक भी 0, देखो एंड में क्या होता है, एक भी F दिखे तो F, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक भी 0 दिखे तो 0। तो 1 1 क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, 1 0 0, यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 0, देखो 0 1 0 और 0 0 तो भाई 0 आएगा ही, है ना, नो डाउट। फिर यहाँ पर क्या होगा, और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T लिखने का, यानी कि एक भी 1 दिखे तो 1 लिखना। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, फिर 1 0 1 आएगा और 0 1, तो यहाँ पे 1 आएगा और 0 0 तो भाई 0 आएगा ही, नो डाउट, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, यस। तो हमने ये भी देख लिया। चलो तो लगभग मैंने आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करवा दिए, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने स्टार्टिंग से लेकर के 1.5 तक देखा था, सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया है इस एक वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं, यानी एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उनको मेरी सारी बातें एक एक बात उनको समझ में आई होगी। और जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है वो डायरेक्टली इस वीडियो को देखने आए हैं, तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ के फिर इसको देखोगे ना, तब जाके ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा, राइट। मैंने पहले ही बोल दिया था कि एग्जाम के एक दिन पहले ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और एग्जाम के एक दिन पहले हम क्या करते हैं, क्या स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते नहीं, हम तो रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन में ये आपको काम देगा, ठीक है। चलो तो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक। बाकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ये हमारा एप्लीकेशन है भाई, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर भी आपको PDFs मिल जाएंगे। बाकी क्लास 12th के और भी चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।